नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत वाली, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है नागरिकता वाले चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी लंबे समय से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने काफी सारे चैप्टर तो करवा रखे हैं, लगभग इस बुक के ना 3 चैप्टर और रह गए हैं जो कि आपने नहीं करवाए हैं। बहुत कमेंट आया है स्टूडेंट्स के। देखिए, अब जो भी आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं बहुत ही जल्द मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपके एग्जाम से पहले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा से कि ये नागरिकता होता क्या है। सो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं भारत का नागरिक हूं। मैं यानी कि रोशन शाह भारत का नागरिक हूं। इसका मतलब क्या है ना? नागरिक या नागरिकता का मतलब क्या होता है? मैं नागरिक क्यों हूं भारत का? तो यहाँ पे क्या है कि भारत एक देश है, आपको पता है, और मेरे को भारत की पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई है। मतलब मैं भारत का एक पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर चुका हूं और दूसरे लोगों की तरह ही मेरे को भी यहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं। तो सिंपल, अगर आपकी बुक में जो परिभाषा दे रखा है अगर हम उसकी बात करें तो नागरिकता से हमारा अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। इसमें क्या होगा, किसी नागरिक के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, हम सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो जितने भी राष्ट्र है, राष्ट्र ने क्या किया, यानी कि देशों ने क्या किया है, अपने सदस्यों को सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दिया ही है, साथ ही साथ अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। इसीलिए सभी लोग, जितने भी आप लोग होंगे, विश्व के सभी लोगों की अगर हम बात करें तो सब अपने आप को क्या बोलेंगे? भारतीय बोल सकते हैं। अगर भारत के नागरिक है तो भारतीय बोलेंगे, अगर वो जापान के नागरिक है तो जापानी बोलेंगे अपने आप को, है ना? अगर ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है तो ऑस्ट्रेलियन बोल सकते हैं अपने आप को, कोरिया के नागरिक है तो कोरियन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप नागरिकता की परिभाषा दे सकते हैं। अब जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, उन लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार सभी को होगा। मत डालने का अधिकार यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, है ना? चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आस्था की स्वतंत्रता होगी, यानी कि वो किसी भी धर्म, किसी भी पूजा प्रणाली को अपना सकते हैं, है ना? न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें समान नागरिक अधिकार की, आपको पता है कि किसी देश में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको पता है कि समान नागरिक अधिकार पाने के लिए बहुत लंबे संघर्ष हुए हैं। आपको पता है पहले औपनिवेशिक काल में या उससे पहले भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हमारे समाज में होता था, है ना? भारतीय लोगों के साथ भेदभाव हुआ, है ना? इसके अलावा हम अगर अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पे रंग के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो इसी संदर्भ में हम अगर नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कुछ क्रांति चले, जैसे कि हम यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा से प्रेरित था। इसी तरीके का जो आंदोलन है या जो संघर्ष है वो अफ्रीकी देशों में भी देखने को मिलता है। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि जो गोरे लोग हैं वो क्या कर रहे थे, काले लोगों को दबा रहे थे, है ना? गोरे लोगों को मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना, सरकार बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार उनके पास थे। संपत्ति खरीदने का, कहीं भी आने जाने का, है ना, ये सारे अधिकार उनके पास थे। लेकिन काले लोगों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होते थे। बल्कि जो काले लोग हैं ना, उनके घर, उनके मोहल्ले गोरे लोगों से बिल्कुल अलग बसाई गई थी, अलग बनाई गई थी। जो काले लोग हैं उनको अपने मतलब पड़ोस के जो गोरे लोग हैं उनके साथ उनके इलाके में रहने की इजाजत नहीं होती थी। उनके इलाकों में काम करने के लिए उनको पास लेना पड़ता था, पास लेके उनके इलाकों में काम कर सकते थे। तो इतना ज्यादा भेदभाव वहां पे होता था। इसके अलावा अगर हम विद्यालय की बात करें, स्कूल की बात करें, तो काले लोगों का स्कूल अलग, गोरे लोगों का स्कूल अलग होता था। तो यहाँ पे क्या है, नागरिक एक देश के नागरिक है लेकिन अधिकार एक जैसे नहीं है। तो ये जो रंग के आधार पे जो भेदभाव है वो दक्षिण अफ्रीका में 1994 में जाके ही खत्म हो पाया। 1994 से पहले वहां पे रंग भेद प्रचलन में था। ऐसे ही भेदभाव हमारे को संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखने को मिलता है। वहां पे बनाया जाता है पृथक्करण कानून। पृथक्करण कानून का मतलब क्या है कि जो काले लोग हैं उनके लिए अलग कानून बनाए गए और जो गोरे लोग हैं उनके लिए अलग कानून बनाए गए। अब देखो, जितने भी काले लोग थे ना, काले लोगों को नागरिक संबंधित जितने भी अधिकार थे, राजनीतिक संबंधित जितने भी अधिकार थे, उनसे उनको दूर रखा गया। उन लोगों को जो भी नागरिक सुविधाएं है उनको मुहैया नहीं कराई जाती थी। रेल, बस, रंगशाला, आवास, है ना, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी में गोरे लोगों के लिए और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए थे। मतलब उनके लिए अलग अलग स्थान होते थे। अगर हम स्कूलों की बात करें तो काले लोगों के बच्चों के स्कूल अलग, गोरे लोगों के बच्चों के स्कूल अलग होते थे। तो इन सभी भेदभाव के खिलाफ एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने इन सभी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया, जिनका नाम था
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने क्या किया, इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो ये भेदभाव होता था काले और गोरे लोगों के बीच में, उसके विरुद्ध में कुछ तर्क दिए। उन्होंने बोला कि आत्म गौरव और आत्मसम्मान, इस विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, सबका क्या होता है, एक समान होता है। किसी का आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी बात वो कहते हैं। देखिए, दूसरा जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि पृथकीकरण का ये जो कानून है वो हमारे समाज पे एक तरीके से धब्बा सा है, एक कोड के रूप में वो इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक उन लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक जख्म है जो ऐसे कानून के शिकार हुए हैं। एक जख्म के तौर पे ये पृथक्करण के कानून को बताते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग एक और बात ये कहते हैं कि जो ये पृथक्करण की जो ये कानून जो है, प्रथा जो है, ये गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव की जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं गोरे लोगों के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। गोरे लोगों के जो जीवन है उसकी गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं घटा रही है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों को ना इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, काले लोग वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन उद्योगों को बंद करवा दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे बेसबॉल की जो टीम थी वो बिखर गई क्योंकि उसमें काले खिलाड़ी खेल रहे थे और उनको स्वीकार नहीं किया लोगों ने, गोरे लोगों ने। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई पृथक्करण की जो कानून है वो लोगों के बीच में सहयोग को भी रोक रही है। काले लोग गोरे लोगों को सहयोग नहीं कर पा रहे, गोरे लोग काले लोगों को सहयोग नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक तरीके से धब्बा टाइप है। ये बातें कौन बता रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बताते हैं। उन्होंने ये जो पृथक्करण के जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ एक अहिंसात्मक प्रतिरोध का भी आह्वान किया था, समाज को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हमें इसके खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध करना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में जो बातें थी मैंने आपको समझा दी, आपके बुक में भी ये सारी चीजें बता रखी है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता। एक आपके एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक दे रखा है। तो संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों को देश में वो चाहे जहां भी चाहे वहां रह सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन सभी चीजों का समान अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, है ना, इन सभी को मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण और समान सदस्यता। वो क्या है? देश के संपूर्ण और समान सदस्य हैं। लेकिन यार इसको लेकर काफी ज्यादा अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद मतलब इसके विरोध में, जैसे कि हम क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, चाहे मुंबई, है ना, केरल, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में जाके, किसी भी शहर में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि बम्बई के नारे की हम बात कर लेते हैं, जो कि बाल ठाकरे के समय काल में लगा था। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी बाल ठाकरे, मैंने देखी है, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी। वैसे ये रियलिटी है। तो बम्बई के नारे का मतलब क्या है कि जो बम्बई है ना, वो मराठी लोगों के लिए है। यहाँ मराठी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम कर सकते हैं, दूसरे लोगों को काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे नारे वहाँ पे लगे थे। और हमारे जो बिहार और यूपी साइड के या उत्तर भारत के जो लोग थे, उनको मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा था। तो क्या ये सही था? है ना, क्योंकि भाई हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता के सिद्धांत के ये जो चीज़ें है वो खिलाफ है। इसके अलावा दो चीज और यहाँ पे भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई मजदूर है जो कि बिहार से बेंगलोर काम करने गया है या दिल्ली काम करने आया है, तो लोग ना उसको उस रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं जितना रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए। क्योंकि भाई उन लोगों मजदूरों की भी तो जरूरत है हमारे को, हमारे शहर में। दूसरी तरफ कोई इंजीनियर है जो कि बिहार से बेंगलोर काम करने गया है, तो उसको तो रिस्पेक्ट मिलेगा। वो भी तो भाई किसी दूसरे शहर से, दूसरे जगह से गया है, वो बेंगलोर बिहार से गया है। लेकिन एक बिहार से अगर कोई बिहारी मजदूर अगर उधर जाता है, तो फिर तो लोग उसको मतलब अपने राज्य क्षेत्र में दखलंदाजी मानते हैं, अपने काम में दखलंदाजी मान लेते हैं। लेकिन कोई इंजीनियर गया, कोई मतलब अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ कोई बंदा गया, या फिर बढ़िया मतलब नौकर, जिसकी नौकरी अच्छी है, या फिर जो अमीर है, तो उसके लिए कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गरीब प्रवासी की बात करें या फिर हम एक कुशल प्रवासी की बात करते हैं। प्रवासी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो कि काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होते रहते हैं, विस्थापित होते हैं या जाते हैं, मतलब काम की तलाश में, तो वो प्रवासी हो गए। तो अगर कोई गरीब प्रवासी है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, तो उसको हम सही निगाह से नहीं देखते हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर हम कुशल प्रवासी की बात करें तो उनको वो मतलब ज्यादा इज्जत दी जाती है। सो ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 3 से 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे। ज़्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
चीज़ें आपको पता है, रोशन सर स्टडी पॉइंट पे चीज़ें आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है, एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है। कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं आती है चीज़ों को समझने में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। दूसरे चैनल वालों से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा कंटेंट, जो भी दूसरे चैनल है यूट्यूब पे जो भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनसे मैं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और बेहतर चीज़ें करूँगा और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना, वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर भी करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये चैनल जल्दी ग्रो होगा, और जल्दी ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है कि हम और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम लाइव क्लासेस लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस लेने के लिए थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, लैपटॉप वगैरह चाहिए, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, तो आप लोगों के लिए भी ये बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा यार सपोर्ट आप लोग बना के रखें। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।